आज फिर से आपका द स्टडी में स्वागत। आज जो हम प्रश्न लेकर के आए हैं वो सीटेट 29/12/2022 का प्रश्न है, जो सीडीपी के 15 क्वेश्चन आज हम उसका करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नए यूज़र्स हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पुराने हैं तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो आइए पहले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं, जो सीडीपी का पहला प्रश्न है 29/12/2022 का। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? तो देखिए, स्थूल गत्यात्मक, इससे पहले भी ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं कि स्थूल गत्यात्मक जो है वो क्या है, चलना फिरना, यानी कि हरकत करना, पाँव से हरकत करना, हाथ से हरकत करना। तो खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना, ये स्थूल गत्यात्मक हुआ। दूसरा प्रश्न है बच्चों का विकास। बच्चों का विकास कहाँ से कहाँ होता है? तो हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। ये एक विधि है, केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र से बाहर की ओर मतलब कि बच्चे के बीच से हरकत स्टार्ट होती है और धीरे धीरे वो हाथ पाँव की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो केंद्र से बाहर की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभिकथन ए, बच्चों का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। ये बात एकदम सही है। समाजीकरण सबसे पहले माता पिता द्वारा होता है। फिर कारण उसका बताया, परिवार बच्चों के समाजीकरण के का प्राथमिक कारक है। ये भी बिल्कुल सही है। तो जब दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का कारण भी बन रहा है तो आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, यही इसका आंसर होगा। तो आइए अब प्रश्न संख्या 4 पे हम लोग बात करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष के बीच आती है? तो 3 से 6 वर्ष के बीच जो आती है सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। सांकेतिक प्रतिनिधिकरण आप जीन पियाजे की थ्योरी, हमारा वीडियो इस पे है, उसको एक बार आप देख लेंगे तो संकेतों की पहचान जो है वो 3 से 6 वर्ष, मतलब जो द्वितीय अवस्था है, पूर्व संकरात्मक अवस्था है, उसकी चीज़ है ये। जीन पियाजे से दूसरा क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणी में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? तो आप भी इसको पढ़िए और देखिए वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे श्रेणी में किसी चीज़ को व्यवस्थित कर पाते हैं। तो देखिए, संवेदी गामक अवस्था जो ये सबसे पहली अवस्था है, इसमें बच्चे किसी चीज़ को श्रेणी में या किसी और चीज़ में नहीं, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में भी बच्चे ये काम नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे उसे तो इतना भी ज्ञान नहीं होता है कि कौन सा लंबा है कौन सा छोटा है। तो श्रेणी क्रम कर सकता है मूर्त संज्ञानात्मक में। देखते हैं ना, पूर्व संज्ञानात्मक में बच्चे को ये ज्ञान नहीं होता है कि लंबे गिलास में ज़्यादा पानी अटेगा कि चौड़े गिलास में, या दोनों में बराबर रहेगा। तो श्रेणी क्रम नहीं लगा सकता है जब ये ज्ञान नहीं है। तो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था इसका आंसर होगा। तो आइए प्रश्न संख्या 6 पर आने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो आइए प्रश्न संख्या 6 का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया जाता है। तो देखिए, संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणा का जो वर्णन करता है वो एस्कीमा के थ्रू करता है। चूँकि एस्कीमा कहते किसको है, जीन पियाजे ने कहा कि वो कुछ चीज़ें जो हैं जो हमारे अनुभव या किसी भी तरीके से हमारे पास, हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है और उसी का उपयोग हम बाद में करते हैं, उसको एस्कीमा कहते हैं। तो संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं का वर्णन हम एस्कीमा के द्वारा करते हैं। तो इसका आंसर एस्कीमा होगा। आइए अब प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा, देखिए जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? तो आपको मालूम है कि संज्ञानात्मक विकास लॉरेंस कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था उसमें परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत, औपचारिक परंपरागत अवस्थाएं थी। तो इसमें जो है जैसे को तैसा, ये भी कोलबर्ग पे भी हमारा एक वीडियो है, उसको आप अच्छे से देख लेंगे, इसका डिटेल्स पता चल जाएगा।
तो जैसे को तैसा पूर्व परंपरागत अवस्था में होता है। मतलब आपके साथ कोई कुछ कर रहा है तो आप भी उसके साथ वैसा ही करेंगे। कोई आपको कोई चीज़ दे रहा है, पेन दे रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप भी उसको कुछ पेन देंगे। ये पूर्व परंपरागत अवस्था की बात है। अब प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करता है, किसका समस्या का सामना करता है, तो अध्यापक विद्यार्थी को किस तरह पार प्रदान करता है। पार की जैसे बात आई, मतलब कि उसे तब तक मदद करना है जब तक बच्चा सही से करना न सीख जाए। उनमें असफलता का भय पैदा करके नहीं, भय हम पैदा नहीं कर सकते हैं। उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, ये सही है। प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़ करके नहीं, उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति को निरुत्साहित हम नहीं कर सकते हैं। तो यही है पार, मतलब उसे हम जब तक वो बहुत हद तक सीख न जाए तब तक उसे हम सहायता करते रहेंगे। और कैसे सहायता करेंगे कि उसे आधा समाधान प्रस्तुत करके। अब प्रश्न संख्या 9 पे हम लोग आते हैं। सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। मतलब कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया। लेव वाइगोस्की सांस्कृतिक उपकरण, ये तो बिल्कुल सही है। सामाजिक सांस्कृतिक जैसे रहे, लेव वाइगोस्की। हॉवर्ड गार्डनर घटक बुद्धि, नहीं, बहुबुद्धि का दिया था, ये भी गलत है। जीन पियाजे पार नहीं, जीन पियाजे का पार नहीं है। लॉरेंस कोलबर्ग संवेगात्मक, नहीं, ये जीन पियाजे का संवेगात्मक है। तो ये सारा का सारा गलत है। प्रश्न ए ऑप्शन सही है कि सिद्धांतवादी लेव वाइगोस्की ने सांस्कृतिक सामाजिक। एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है। देखिए, प्रगतिशील कक्षा होगी तो साफ है कि ज्ञान सर्जन की चाह होगी, ये बिल्कुल सही है, ज्ञान सर्जन की चाह होगी। विमुखता का भाव नहीं होगा, सामाजिक संदर्भ से अलगाव नहीं, अलगाव वलगाव गलत हो जाता है, विमुखता ये भी गलत हो जाता है, कंठस्थ करना भी गलत हो जाता है, तो कंठस्थ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है ज्ञान सर्जन की चाह, सर्जन की चाह। मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो हावर्ड गार्डनर पे हमें एक वीडियो बनाना है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से देख लीजिए कि नृत्य कला यकीनन शारीरिक गति पे डिपेंड करेगा, तो शारीरिक गति संवेदी हुआ ये। एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है, तो यह प्रत्यक्ष किसकी प्रस्तुति है। यकीनन अगर सिर्फ लड़कों को दे रहा है तो वो जेंडर सशक्तिकरण तो होगा नहीं, जेंडर पक्षपात होगा। तो अब 13 नंबर प्रश्न पे आते हैं। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम हैं। अधिगम दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं, देखिए व्यक्तिगत भिन्नताएं जो आती है वो आनुवांशिकता से भी आती है, पर्यावरण से भी आती है। तो केवल आनुवांशिकता गलत हो जाएगा, केवल पर्यावरण गलत हो जाएगा, दोनों सही होगा। न तो आनुवांशिकता और न ही पर्यावरण, ये भी गलत हो जाएगा। तो आइए प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो आकलन मान्यकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना नहीं, सभी आकलन मान्यकृत परीक्षण से करेंगे तो बच्चे पे सही असर नहीं होगा। कभी कभी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को मान्यकृत तरीके से नहीं करते हैं, बच्चों को सही तरीके से जानने के लिए। रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है, सिर्फ निर्देशन के अंत में हम नहीं करेंगे, बीच बीच में भी कर सकते हैं। मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना सामान्य स्तर मानकर, तुलना वुलना छोड़िए, तुलना नहीं किया जाता है अधिगम में। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थी द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करके, यकीनन स्व आकलन को भी शामिल किया जा सकता है। तो 14 का डी होगा। 15 नंबर प्रश्न में कहता है कि विद्यार्थी में समालोचनात्मक मतलब समझ रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ को लिख देना। चिंतन के आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। देखिए, इसमें सब्जेक्टिव चीज़ें आएंगी, यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी समालोचनात्मक में। तो खुले अंत वाले वे प्रश्न जिसमें अपसारी चिंतन शामिल हो, यकीनन यहाँ पे अपसारी चिंतन की ज़रूरत है, मतलब आपकी सोच जो है ना चौतरफी होनी चाहिए। वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या न में हो, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, नहीं होगा। एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, ये भी नहीं होगा। वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का
क्या स्मरण शामिल हो? नहीं, केवल लग गया तो गलत हो जाएगा। ये अपसारी चिंतन होना चाहिए, खुले अंत वाला होना चाहिए, चूँकि आपको लिखना पड़ेगा समालोचनात्मक में। तो इस तरह से आज के 15 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए सीटीपी के। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे देखें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक आसानी से हमारा वीडियो पहुंच सके और आप सीटेट में सफल हो सके, आपके नॉलेज में बढ़ोतरी हो सके। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। द स्टडी में फिर आपका स्वागत अगले दिन किया जाएगा।